So hello everyone, welcome to the Learning Homemaker channel. And yesterday we have done mock test paper 3, test series paper 3 and most 50 questions MCQs based on PYQ paper. Today we will do mock test paper 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन PYQ पेपर. तो कल हमने की थी वही हम आज कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ 4 और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं बेस्ड ऑन PYQ पेपर पे. सो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन द स्टोरी टेलर इज़ द स्टोरी टेलर ऑफ द प्रोमिनेंट चैंटिक्लियर एंड पेटलोट फेबल. तो इसमें ये पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैंटिक्लियर एंड द पेटलोट ये जो प्रसिद्ध कहानी है जेफरी चौसर हमारे उनकी फेमस कैंटरबरी टेल से है, ठीक है. और इस कहानी को नन्स प्रीस्ट मतलब नन का पुजारी सुनाता है, इसलिए इस अध्याय को हम नन्स प्रीस्ट टेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है. जो चैंटिक्लियर है वो एक बहुत ही सुंदर एक प्राउडी वो मुर्गा है, ठीक है. पेटलोट कौन है? पेटलोट चैंटिक्लियर की 7 पत्नियों में से एक सबसे प्रिय हैन है, ठीक है, उसकी वाइफ, ठीक है. और मैं बस शॉर्ट में आप लोग बस बता रही हूँ ताकि आपकी पूरा अच्छे से समझ में आ जाए. और जब ये क्वेश्चन आए अगर इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बहुत छोटी सी इसकी समरी बता रही हूँ इस क्वेश्चन की. तो मेन जो इसकी फेबल है यह एक बीस्ट फेबल है जिसमें जानवरों को इंसानों की तरह बात करते हुए दिखाया गया है, ठीक है. ये कहानी जो फ्लैटरी करते हैं ना, चापलूसी करते हैं और सपनों के अर्थ पर आधारित है. जहाँ चैंटिक्लियर जो उनकी जो बहुत ही प्राउडी जो मुर्गा है वो अपनी जो इंटेलिजेंट अपनी बुद्धिमानी से इंटेलिजेंस से एक भूखी लोमड़ी के चुंगल से खुद को बचाता है. तो उसके बारे में ये फेबल है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एनिमल्स भी इंसानों की तरह बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है. और इसका आंसर होगा आंसर ए, द नन्स प्रीस्ट. ओके, देखिए, द नन्स प्रीस्ट टेल इज़ अ ब्रिलियंट मॉक हेरोइक बीस्ट फेबल स्टारिंग द रूस्टर एंड चैंटिक्लियर, ठीक है. चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, ये मैंने आपको छोटा सा डिटेल में इसलिए बता दिया कि अगर आपके एग्ज़ाम में बाय चांस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए कि चैंटिक्लियर कौन था या पेटलोट कौन थी, तो वो कम से कम आप आंसर कर पाएँ कि उसकी वो वाइफ थी, ठीक है. इसलिए मैंने छोटा सा आपको समरी बता दिया जिससे कि आप अच्छे से आंसर कर पाएँ कुछ भी आ जाए तो, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा. In Chaucer's The Canterbury Tales, who is the outermost representative of the ecclesiastical church group, ठीक है. तो इसमें पूछा गया है कि जो चौसर का द कैंटरबरी टेल्स है उसमें जो इक्लासियास्टिकल ग्रुप है, जो धार्मिक चर्च समूह है, वो सबसे भारी या भ्रष्ट प्रतिनिधि कौन है उसमें, ठीक है. उसमें कौन है? हु इज़ द आउटरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं. देखिए, तो ऑप्शन है द पार्सन, द समनर, द पार्डनर एंड द मॉन्ग. तो देखिए, इसमें आपका आंसर है आंसर सी, द पार्डनर. द पार्डनर रिप्रेजेंट्स द डीप इंस्टीट्यूशनल करप्शन ऑफ द मेडिवल चर्च सेलिंग फॉल्स रिलिक्स. जो आपका पार्डनर है वह ये जो कैंटरबरी टेल्स है, देखिए इसमें सबसे अधिक भ्रष्ट माना गया है पार्टनर को, क्योंकि देखिए एक जो धर्म वाला ही व्यक्ति है, क्योंकि उसको सब चीज़ें ज्ञान होती है, अगर वही अधर्म के रास्ते पे चलते तो उससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई नहीं हो सकता है. तो इसलिए धार्मिक समूह के पात्रों में द पार्टनर को सबसे ज़्यादा करप्ट माना गया है, ठीक है. वो जो चर्च के अंदर फैली जो बुराइयां हैं, ठीक है, और करप्शन का सिम्बोलिज्म है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को. वो फॉल्स रिलिक्स सेल करता है, नकली अवशेष लोगों को ठगने के लिए. नकली जो बोलते हैं ना, नकली धार्मिक अवशेष बेचता है, जैसे पुराने कपड़े, टुकड़ों को संतों के अवशेष बताना, ठीक है. जैसे आपको बहुत सारे नहीं मिल जाएंगे साधु बाबा के, आओ मैं तुम्हारा ये काम बनाता हूँ. तो लोग भी इतने बुद्धू होते हैं. देखिए, मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो आपको उल्लू बनाना है उससे ज़्यादा दोषी आप होते हो, जो क्योंकि आप लोग उल्लू बन रहे हो, ठीक है. डोंट बी अ फूल,
अभी हम लोग क्या करते हैं ना, आज तो चलिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं ना कि कोई अगर किसी को एक को फॉलो कर रहा है तो लोग ना उसको ओवरऑल जज नहीं करते हैं, बस एक क्लिप देख ली और उसके फ़ैन हो गए। नहीं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, हर किसी इंसान का एक व्यक्तित्व होता है, वो जब सोशल मीडिया पर आ रहा है तो वो आपको वही दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है, बाकी आप उसकी चीज़ें नहीं जान सकते। तो आप जब किसी को पूरा नहीं जान सकते हो तो आप कैसे उसके फ़ैन हो सकते हो, कैसे आपके फॉलोअर हो सकते हो। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आजकल कि लोग बहुत जल्दी फॉलो करने लग जाते हैं। और मेरा मानना ये है कि आप जैसे पद पर हो ना, आपकी भाषा और आपका व्यक्तित्व आपके शब्दों में ज़रूर दिखता है, वो एक ना एक दिन ज़रूर सामने आता है। तो छोड़ते हैं खैर इस टॉपिक को। तो इसमें है द पार्टनर, वो जो फाल्स रिलेक्स है उनको सेल करता है, और वो हमेशा उसका जो धर्म है वो धर्म का प्रचार करना नहीं है उसका उद्देश्य, ठीक है, बल्कि वो ग्रीडी है, बल्कि वो लोगों के मतलब जब उसको लोग अपने पाप सुनाने आते हैं तो वो उनसे फ़ायदा उठाकर पैसा कमाता है। वो बिल्कुल और फ्रीली बोल्स एक्सेप्ट भी करता है कि ये सब वो मनी के लिए कर रहा है, ठीक है। और इंडुलेजेंस पाप मुक्ति पत्र बेचता है वो, ठीक है, बहुत चीट करता है लोगों को, ठीक है। और गरीब लोगों को यह विश्वास दिलाकर लौटता है कि पत्र उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिला देंगे। तो कितना बड़ा करप्शन फैला रहा है वो, मंदिर में हो कि ही आप इतना बड़ा गलत काम कर रहे हो। तो इसलिए उसको यहाँ पर जॉफ्री चौसर ने सबसे ज़्यादा करप्ट अगर वो किसी को मानते हैं तो वो पार्टनर को माना गया है। इसी कारण से जो उनका जो ग्रुप है वहाँ पर सारी नेगेटिविटी और नैतिक मोरलिटी से दूर आउटर मोस्ट प्रतिनिधि माना जाता है, ठीक है। तो आंसर इज सी। चलिए, मैं थोड़ा आपको समरी बता रही हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके में आए तो आप इजीली उसको आँख बंद करके कर पाएंगे। आपको याद रहेगा कि हाँ, द लर्निंग होममेकर वाली हमारी मेंटर ने हमको समझाया था, और बहुत इजीली आप उनको कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ में आता है। इंग्लिश तो लिखा हुआ है ही ऑलरेडी, है ना, हमने पढ़ा ही अकाउंटेबल डिटेल्स, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन हिंदी, ओके। I will use both languages, okay? So question number 3, Chaucer's dream vision, the House of Fame, is heavily influenced by which classical Italian masterpiece? जो जॉफ्री चौसर की जो कविता है, पोएम है द हाउस ऑफ फेम, ये मुख्य रूप से दांते की जो एलिगरी है कि डिवाइन कॉमेडी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? जो हमारे मैंने अभी आपको पता है डांटे की डिवाइन कॉमेडी से प्रभावित है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ए। द स्ट्रक्चर, ड्रीम, जर्नी एंड प्रेजेंस ऑफ द गाइड ईगल मिरर डांटेज डिवाइन डिज़ाइन, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ये है क्या है। मतलब जो द हाउस ऑफ द फेम, ये जो इनकी जो फेमस वर्क है जॉफ्री चौसर का, तो ये एक ड्रीम विजन पोएम है, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर और जिसकी स्टाइल पूरा किससे मैच करती है, किससे प्रेरित है? वो दांते के जो महाकाव्य था डिवाइन कॉमेडी, उससे इंस्पायर है। और इसमें एक बहुत ही प्यारे विशाल एकदम जाइंट गरुड़ को, ईगल को वर्णन है जो चौसर का मार्गदर्शन करता है, ठीक है, गाइड है उनका। ठीक वैसे ही जैसे दांते की यात्रा में उनके मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है। और चौसर ने इस अपनी रचना में दांते के कई विषयों और प्रतीकों का उपयोग किया है। उनके दांते की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें यूज़ की हैं, ठीक है। ये मिल गई आपको शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। चलिए, मैं हर क्वेश्चन का मैं आपको ऐसे दूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए साथ के साथ ही, है ना, कुछ रह ना जाए, ओके। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, who is described as having get him else gold and code of love with Amor Vincent Omnia on her brooch। तो जॉफर चौधरी की जो प्रसिद्ध रचना है द कैंटरबरी टेल्स से लिया गया है ये, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है बी, द प्रायोरेस, ठीक है। इसका मैं मैडम एग्लेंटाइन द प्रायोरेस वियर्स अ कॉटली गोल्ड ब्रूच इंस्क्राइब्ड विद दिस सेकुलर रोमांटिक मोटो। देखिए, द प्रायोरेस जो है वो जिन्हें मैडम एग्लेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? मैडम एग्लेंटाइन को बहुत ही एकदम संवेदनशील रूप में वर्णित किया गया है इसमें, ठीक है। बहुत ही एलिगेंट दिखाया गया है उनको। और उन्होंने अपनी जो माला है उस पर एक सोने का, गोल्ड का बहुत शाइनी ब्रॉच पहना हुआ है माला पर, ठीक है, गोल्ड एंड कोड ऑफ लव, ठीक है। और उनकी जो इंस्क्रिप्शन है ब्रॉच पर लैटिन भाषा में लिखा है, क्या लिखा है? अमोर विंसेट ओमनिया,
ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि प्रेम से सब कुछ जीत लेता है। लव कन्कर्स ऑल। देखिए अब इसको मैंने आपको बता दिया ये क्या लिखा हुआ है, अमोर विंसेंट ओमिया मीन लव कन्कर्स ऑल। ये लैटिन भाषा में उनके में लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और आंसर है द प्रायरस बी। तो देखिए इसमें इन्होंने चौसर ने जब इसको एक्सप्लेन किया है तो एक बहुत ही हमको आयरनी देखने को मिलती है कि एक नन के लिए इस वाक्यांश का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम होना। ये होना चाहिए, है ना, हर जो नन होती है उसके लिए ये अर्थ होना चाहिए। लेकिन उनके पहनावे और व्यवहार से ये संकेत मिलता है कि सांसारिक या मतलब रोमांटिक जो लव होता है उसकी ओर उनका झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली तो साधारण होते हैं, लेकिन उन्होंने एक माला पहनी हुई है, माला, ठीक है, उस पर गोल्ड का एक ब्रॉच है जिस पे ये इंस्क्रिप्शन हुआ है लैटिन भाषा में, तो ये इसकी ओर संकेत देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, हाउ मेनी लाइन्स, एक मिनट, how many lines are there structurally in a standard rhyme royal stanza introduced by Chaucer? So question number 5, how many lines are there structurally in a standard rhyme royal stanza introduced by Chaucer? तो इसका आंसर है राइम रोयल स्टेंजा में आपकी कितनी लाइन होती हैं, वो होती हैं 7। आंसर है सी। राइम रोयल स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर विद एन ABAB-BCC राइम स्कीम। ओके, इट्स अ क्लासिक स्टेंजा फॉर्म इन इंग्लिश पोएट्री दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय जॉफ्री चॉसर। जॉफ्री चॉसर ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था 14th सेंचुरी में, और ये यूज़ की गई है ट्रेलस एंड क्रिसेडे में और द कैंटरबरी टेल्स में भी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स पर स्टेंजा। ठीक है, इसमें एम्बिक पेंटामीटर यूज़ करते हैं 10 सिलेबल विद अल्टरनेटिव अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस बीट्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 6, इन विच कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर डू वी फाइंड द इसेंट्रिक करेक्टर एडगर डिस्गाइज्ड एज पुअर टॉम? शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी में एक एडगर नाम का करेक्टर है जो डिस्गाइज कर लेता है खुद को पुअर टॉम के रूप में? तो वो कौन सा प्ले था? दैट वाज किंग लियर। किंग लियर में उनके जो कोर्ट में जो दरबारी है क्लाउसेस्टर, तो उनका एल्डर सन है एडगर। He is the legitimate son of the Earl of Gloucester. After being framed for treason by his illegitimate, जो उसका हाफ ब्रदर था, सौतेला भाई था उनका, एडमंड, उसने एडगर को फोर्स किया टू फ्ली फॉर हिज लाइफ। उससे उस फाल्स उसके एक्यूजेशन से बचने के लिए वो पुअर टॉम का भेष ले लेता है। ठीक है, सो ये है उसका एडगर जो आता है किंग लियर में। ओके, आंसर इज किंग लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज सच एज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलानस आर फंडामेंटली बेस्ड ऑन हु सोर्स ट्रांसलेशंस? ये किस पर बेस्ड है? एंटोनी और क्लियोपेट्रा, शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं, और कोरियोलानस किस पे बेस हैं, इनके सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? तो इसका आंसर है आपका इसका आंसर है ए, सर थॉमस नॉर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइव्स। ठीक है, प्लूटार्च लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रेशियंस एंड रोमन्स, इन पे सर्व्ड एज हिज डायरेक्ट स्ट्रक्चरल स्क्रिप्ट। ठीक है, शेक्सपियर डिड नॉट रीड द ओरिजिनल ग्रीक, वो नहीं पढ़ पाते थे। ही यूज्ड अ 1579 इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय सर थॉमस नॉर्थ, उनका वो ट्रांसलेशन देख लेते थे। एंड नॉर्थ ट्रांसलेशन वाज एक्चुअली अ वर्जन ऑफ चेकोज एमोयर्ट फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से उन्होंने बोरो किया ये ट्रांसलेशन? सर थॉमस नॉर्थ्स प्लूटार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा और मैं आपको पूरी टेस्ट सीरीज़ नहीं करा पाऊँगी। ठीक है, चलिए। So question number 8, which of the following sonnet by William Shakespeare breaks away from traditional flattery to describe a realistic mistress? तो जो सोनेट है आपका, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट्स बाय विलियम शेक्सपियर, कौन सा सोनेट था विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेडिशनल फ्लैटरी
को डिस्क्राइब करता है रियलिस्टिक मिस्ट्रेस की। तो डेट वाज जो आपकी मिस्ट्रेस वो आई है वो है आपकी सोनेट 130 में। आंसर इज डी। सोनेट 130 माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन डायरेक्टली सेटराइजेज स्टैंडर्ड पेट्रार्कन हाइपरबोले। हाइपरबोल क्योंकि यहाँ पे अतिशयोक्ति की है, आइज आर नथिंग लाइक द सन। ठीक है, तो जो आपका सोनेट है 130 माई मिस्ट्रेस आर नथिंग लाइक द सन इज फेमस फॉर subverting the Petrarchan convention of the time. Instead of using exaggerated and unrealistic flatteries, Shakespeare uses realistic and sometimes seemingly unflattering. ठीक है, तो जो उनका सोनेट नंबर 130 है उसमें विलियम जो शेक्सपियर है उनका सबसे फेमस सोनेट है जो आपकी प्रेम कविताओं में जो फ्लैटरी होती है ना उसको सटायर मतलब मजाक उड़ाते हैं वो। ठीक है, सेटराइजेज स्टैंडर्ड पेट्रार्कन हाइपरबोले। जो हाइपरबोला जो पेट्रार्कन जो उनकी जो कविताएं थी उनको उस समय के कवि अक्सर अपनी मतलब अपनी जो बिलव्ड होती है उसको बड़ा चढ़ा कर कहते थे कि जैसे तुम्हारी आंखें सूरज जैसी है ना, आपके लिप्स ऐसे। तो वो विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर उनका सटायर मतलब मजाक बनाया है और उन्होंने बताया कि वो जो उनके विपरीत ही मतलब उनके जो इस सोनेट में शेक्सपियर ने अपनी जो बिलव्ड है उसको रियलिस्टिक चित्रण किया है। मतलब रियलिस्ट मतलब कुछ उन्होंने बड़ा चढ़कर हाइपरबोल नहीं किया है। वह कहते हैं कि उनकी जो बिलव्ड की आंखें हैं वो सूरज जैसी नहीं है, उसके बाल काले तारों जैसे नहीं, काले तारे जैसे हैं, उसकी सांसों में मतलब परफ्यूम जैसी खुशबू नहीं है। और अंत में वो ये कहकर अपनी बात पूरी करते हैं, उनका प्रेम किसी भी उस दिखावटी प्रेम से कहीं अधिक सच्चा और दुर्लभ है जिसे झूठी आप तारीफ़ें करते हैं ना उससे सजाया जाता है। ठीक है, उनका मानना था कि अगर आपको सच में किसी से प्यार है ना तो आप उनकी ऐसी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो जैसे हैं वैसे आपको पसंद आएंगे। आप कुछ फ्लैटरी मतलब उनका कहना था जो ये चापलूसी थी, सच्चाई नहीं थी उनकी बात में, अतिशयोक्ति थी। तो सच बात है जब आप किसी को प्यार करते हो तो वो कैसा भी हो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो सूरज जैसी आंखें हो चाहे ना हो, और आप उसको झूठ कभी नहीं बोलते हो, आप सच ही बोलते हो। और जो ट्रुथ है वही आपके प्यार का आधार होता है, स्तंभ होता है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने उन सब जो प्रथाएं पहले के जो कवि करते थे, बड़ा चढ़ा कर तारीफ़ करना, ये सब करना, उन सब चीज़ों का सटायर किया है इस अपने सोनेट में और वही सब उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। हु स्पीक द फेमस फिलोसॉफिकल वर्ड्स व्हील इज कम फुल सर्कल आई एम हियर इन किंग लियर। तो ये तो आप किंग लियर पढ़ के तो समझ गए होंगे, किंग लियर की लाइन है, बट इसका मीनिंग क्या है, इसको किसने बोला है। ठीक है, मीनिंग तो बाद में बताएंगे, पर इसको किसने बोला है तो आंसर इज बी, एडमंड ने बोला है। ये एडमंड आप जानते हो ना, इलेजिटिमेट सन था ग्लाउसेस्टर का, अर्ल ऑफ, ठीक है, वहाँ का वो ग्लाउसेस्टर का एक तो बड़ा बेटा था जो उनका खुद का था, एडगर जो हमने अभी पढ़ा था, जो ये इलेजिटिमेट सन था उनका एडमंड। ठीक है, तो इसने ही बोली है ये लाइन। और जो विलियम शेक्सपियर का नाटक किंग लियर है उसमें ये जो फेमस लाइन है, द व्हील इज़ कम फुल सर्कल आई एम हियर, तो ये एडमंड ने बोला है। और किस उसमें बोला है कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए ये बहुत ही फेमस लाइन है, एक्ट 5 सीन 3 में आती है, जिसमें एडमंड जो ग्लाउसेस्टर का इलेजिटिमेट सन है वो बहुत ही इस स्टोरी का मतलब मेन विलन वही है। ठीक है, और वो इन लाइंस को जब बोलता है जब वह अपने भाई एडगर के हाथों में बिल्कुल घायल हो जाता है ना, युद्ध चल रहा होता है उनके बीच, लड़ाई चल रही होती है। ठीक है, फिर वो बोलता है द व्हील इज़ कम फुल सर्कल। उसने ये कहते हुए कहा है कि रोटा ऑफ फॉर्चून, मतलब वो बोल रहा है कि जो भाग का पहिया है ना वो घूम कर आता है। ठीक है, मतलब भाग्य भी एक पहिए की तरह है, उसका कहना ये है। जो आज शीर्ष पर है मतलब जो ऊपर है वो कल नीचे गिरेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं ना, जिसका आज दिन है तो कल रात होगी, रात है तो दिन होगा। ज़रूर होता है किसी के जीवन में सुख दुख हमेशा ठहर के नहीं रह सकते, आज सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख भी ज़रूर आएगा। मतलब हमें किसी भी चीज़ मोमेंट को लेकर ना एक पर्टिकुलर हमारी ये नहीं बनानी चाहिए धारणा कि अरे नहीं हमारा तो जीवन ख़त्म हो गया, तो अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू शुड बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, बिकॉज आपकी जैसी थिंकिंग होगी ना आपके रास्ते वैसे ही खुलते जाएंगे। अभी देखिए आज मैं अगर हार मान लूँ कि भाई मेरे पे तो व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं और मैं डालना बंद कर दूँ, मैं हताश हो जाऊँ कि भाई मैंने 60 से ऊपर वीडियोस डाल दी हैं बट व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, और जबकि मैं कंटेंट अच्छा दे रही हूँ, अच्छी वीडियोस बना रही हूँ जिससे कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, है ना। अगर मैं हार मान के बैठ जाऊँ तो फिर इसमें क्या होगा, मेरी हार है, पर मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगातार डालना है, मुझे अपना कर्म करना है। जब आप कर्म करते हो ना तो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि गीता में भी कहा गया है ना कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो यहाँ पर इस लाइन में एडमंड का यही मीनिंग है, द व्हील इज़ कम फुल सर्कल। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो भाग्य का पहिया है, जो आशीष पर है, वो कल नीचे भी गिरेगा, है ना। सो जो एडमंड है यहाँ पर उसने बहुत ही मतलब चीटिंग, छल कपट सब कुछ उसने ऊपर पहुँचने की कोशिश की उसके ज़रिए। लेकिन जब वो मर रहा था, उस मरते समय उसको उसने जहाँ से उसने शुरुआत की थी, वो बोलता है कि वो वहीं पर आ गया, जीरो पे ही आ गया। भले ही उसने शुरुआत करके ऊपर ऊंचाई तक पहुँच गया, बहुत बुरे काम किए, गलत काम किए, बट उसका जो न्याय का चक्र था वो पूरा हो गया। उसका कहने का मतलब ये था, उसके कहने का मतलब नियति और कर्म के सिद्धांत को, मतलब जैसा इंसान बोएगा वैसे ही काटेगा। आपने सुना है ना, जो बोएगा वो काटेगा। सो इट मीन्स कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपका फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और वो आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है आपकी कोई भी की हुई अच्छी चीज़ बेकार जाती है, वो हमेशा किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर वापस आती है। तो आंसर इज़ बी। थोड़ा मेरे आंसर बहुत लंबे हो जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ना थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर दूँ, जिससे कि आप उसके आगे पीछे भी अगर कोई आंसर आ जाए ना, तो मुझे लगता है आप लोग आंसर कर दो। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में चली जाती हूँ, और वो फ्लो अपने आप, जो टीचर होते हैं ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने से पहले। तो मेरे साथ वही होता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाती, और मैं फ्लो में आपको ज़्यादा डिटेल में बता देती हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास एक्चुअली। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 10। So question is, which Shakespearean comedy features the cross-dressing protagonist Viola adopting the male alias Cesario? अब देखिए, ये इनकी बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारी रचना है विलियम शेक्सपियर की। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, वायोला किस में है? ये आप सभी को पता होगा, शी इज़ एन 12th नाइट, शी इज़ द मेन हीरोइन इन दिस प्ले। सो आंसर इज़ बी। Viola disguises herself as a page boy after a shipwreck separates her from her twin brother Sebastian. तो वो जब उससे सेपरेट हो जाती है अपने भाई से, तो वो खुद को बहुत ही ऐसा महसूस करती है कि वो सेफ़ नहीं है, तो इसलिए वो शी डिस्गाइज हर सेल्फ एज अ बॉय। ठीक है, वो अपने आप को बॉय के रूप में बदल लेती है। ठीक है, और जो इसमें जो कहानी की शुरुआत में जो समुद्री जहाज़ की दुर्घटना का शिपरैक हुआ था, उसमें इलीरिया के तट पर पहुंचती है वो। ठीक है, इलीरिया जो प्लेस का नाम है, इलीरिया। और उसे जो उसका जो भाई था सेबेस्टियन, वो उसका ट्विन था। ठीक है, उसको लगा कि उसका ब्रदर डूब गया है ना, और वो वहाँ पर एक अननोन प्लेस पर है, अननोन कंट्री में है। तो वह इसीलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, हमें भी लगता है ना आजकल लड़कियाँ सेफ़ नहीं है, तो वह बात वही थी कि उसने अपने आप को थोड़ा सा अनसेफ फील किया। उसके ब्रदर उसको लगा डूब गया पानी में, इलीरिया के तट पर, तो उसने अपना नाम सिजारियो रखा। इनकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिजारियो उसने नाम रखा, मेल एलियास सिजारियो। ठीक है, और उसी के रूप में वो घूमती रही, और वहाँ उसको ड्यूक ऑर्सिनो भी मिला था, जहाँ पर उसने सिजोरियो, ड्यूक ऑर्सिनो यहाँ का मेन हीरो है। सिजोरियो बनकर वियोला ने इलीरिया के शासक ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ उसने पेज बॉय, मतलब एक सेवक, पेज बॉय मतलब सेवक, मतलब उनकी सेवा करने के रूप में काम करने लगती है। ठीक है, ऑर्सिनो उसे अपनी बिलव्ड की ऑर्सिनो जो था वो किसी और को प्यार करता था, ओलिविया को। उसके पास वो उसको लव, प्यार से रिलेटेड मैसेजेस भेजता था दूध के रूप में। ठीक है, उसने एज अ पेज बॉय काम किया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छी प्ले है इनका, बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाई है, ये काफ़ी अच्छी लगी। इसमें मेन हीरोइन इसकी आपकी वॉयला है। ठीक है, तो आंसर इज़ बी। ठीक है, जिसमें वो एज आ सिजेरियो के नाम से अपना पेज बॉय की डिस्गाइज कर लेती है खुद को। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी ऐसे पढ़ा रही हूँ ना जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हो, मतलब आपका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा करेक्टर किस में है। ठीक है, आपको कोई वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि अच्छा ये करेक्टर तो हमें पढ़ाया था उन्होंने, हमारी द लर्निंग होममेकर की मेंटर ने, तो हमें आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बस जाएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में उसकी समरी बता दे रही हूँ। ओके, सो नाउ move to next question. What major socio-political event in English history deeply interrupted John Milton's poetic career from 1640 to 1660? मतलब ऐसे कौन से क्या रीज़न था जिससे कि उनकी 1640 से लेके 1660 तक उनके करियर में कुछ बड़ा इंटरप्शन था, और क्या हुआ था, मतलब ये डीपली ये पूछना चाह रहे हैं। जॉन मिल्टन का पोएटिक कैरियर क्यों रुक गया था, एक इंटरप्शन क्यों आ गया था उनके कैरियर में। तो देखिए, इस जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया है 1640 टू 1660, इसके दौरान मिल्टन ने कविता लिखना लगभग छोड़ दिया था। ठीक है, ही स्टॉप्ड राइटिंग पोएम्स, और उनका पूरा ध्यान मतलब पॉलिटिकल राइटिंग पर
केंद्रित हो गया था, प्रोज पर और पॉलिटिकल राइटिंग पे, ठीक है। और उन्होंने पार्लियामेंट्री साइड के बहुत ही कट्टर समर्थक थे वो, और कुछ टाइम के लिए वो ओलिवर क्रोमवेल के अंडर में लैटिन सेक्रेटरी भी बने, ठीक है। जब कॉमनवेल्थ की सरकार बनी तो मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उन्होंने सरकार के बचाव में बहुत सारी पॉलिटिकल शोध प्रबंध ट्रीटीज़ लिखी, और इस समय दौरान उन्होंने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थन में जो हमारी सबसे फेमस एरियोपेजिटिका 1644 में लिखी थी, ठीक है, वो इसी बीच लिखी थी। ओके, सो रीज़न यही था, इसलिए उनके लिटरेरी कैरियर में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, थोड़ा सा ठहराव आ गया, तो आंसर इज़ बी, ठीक है। मिल्टन एविडेंट सीरियस वर्स फॉर 2 decades टू पब्लिश पॉलिटिकल प्रोज एंड फॉर द प्यूरिटन कॉमनवेल्थ। वो पॉलिटिकल प्रोज में उनका ध्यान थोड़ा सा चला गया था और कॉमनवेल्थ के लिए वो लिखने लग गए थे, इसलिए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो in the grand framework of Paradise Lost, which fallen angel acts as Saturn's primary second in command, ठीक है। सो ये पूछ रहे हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें फॉलन एंजल एक्ट एज ए सैटर्न्स प्राइमरी सेकंड इन कमांड कौन था? तो आंसर इज ए, बेल्जेबब। बेल्जेबब सिट्स नेक्स्ट टू सैटर्न इन काउंसिल, बिल्कुल सैटर्न के बगल में ही बैठते थे वो, एंड ही इज़ द फर्स्ट टू डिस्कस द करप्शन ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है। वो फर्स्ट वन थे जो ह्यूमन रेस के करप्शन के बारे में उनसे बातें करते थे। बेल्जेबब को जो हेल में जो सैटर्न है उसके बाद सबसे पावरफुल माना जाता है, ठीक है। वो सबसे सैटर्न का सबसे क्लोज आप बोलते हैं ना, कंपेनियन बोल सकते हो, उसका सेकंड इन कमांड था, ठीक है। उसका मेन रोल था हर चीज़ की जो भी क्रिया होती थी उसको रोल निभाने में, ठीक है। आंसर इज ए। ना क्वेश्चन नंबर 13, जॉन मिल्टन्स मैजेस्टिक 1634 ड्रामेटिक वर्क कॉमर्स इज स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड एज अ, जो उनकी रचना थी कॉमर्स, आपको पता होगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था इनका, और 1634 में इन्होंने इसे लिखा था। इसको इनके इस स्ट्रक्चर को, इस पोइम को किस उसमें रखा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे, क्या था ये? तो इट वॉज रिफॉर्म्ड मास्क, ठीक है। कॉमर्स इज एन एरिस्टोक्रेटिक कर्टली मास्क सेलिब्रेटिंग द सुप्रीम वैल्यू ऑफ वर्जिनिटी एंड मॉरल वर्च्यू। देखिए, मास्क आप बोलते हैं, आप बोल सकते हो प्ले टाइप मुखौटा नाटक ना, ये एक एंटरटेनमेंट का एक ऐसा रूप था जिसमें आप म्यूज़िक, डांस, पोएम्स तीनों इंक्लूड होते थे, ठीक है। और रिफॉर्म्ड इसको क्यों बोला जाता है? देखिए, मिल्टन ने जो पारंपरिक दरबार मैस्क के हल्के फुल्के और केवल एंटरटेन वाले स्वभाव को बदलकर उसमें थोड़ी सी वर्च्यू डाले, थोड़ी सी चेस्टिटी मतलब प्योरिटी, शुद्धता, और जैसे गहरे बहुत ही फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स जोड़े उसमें, इसलिए इसको रिफॉर्म मास्क कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द पावरफुल लाइन पीस हैथ हर victories no less renowned than war appears in a Miltonic sonnet dedicated to whom? बताइए इसको। अच्छा, मैं आप लोगों से कितनी बार पूछती हूँ, कभी भी आप लोगों में से कोई भी मेरे कमेंट में आंसर नहीं करता है किसी भी बात का। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल करेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये इन्होंने बोला है, ये जो मिल्टनिक सोनेट है ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये इन्होंने डेडिकेट किया है, आंसर ए, ओलिवर क्रोमवेल को। मिल्टन रोट दिस सोनेट इन 1652 में इन्होंने लिखा था, पीस हैथ हर विक्टोरीज नो लेस रिनाउंड देन वार, ठीक है। 1652 में टू एडवाइस क्रोमवेल ऑन मैनेजिंग गवर्नेंस विदाउट मिलिट्री फोर्स, बिना मिलिट्री फोर्स के गवर्नमेंट को कैसे गवर्न करना है, उस मिलिट्री फोर्स को कैसे गवर्न करना है, ये उन्होंने एडवाइस दी थी क्रोमवेल को, ठीक है। और उनकी रेस्पेक्ट में ये पोएम लिखी थी उन्होंने, ठीक है, पीस हैथ और विक्ट्रीज वाली। इसका अर्थ वैसे क्या है मैं आपको बता दूं, इसका मीनिंग है कि आप पीस के माध्यम से प्राप्त की सफलताएं, विजय उतनी ही गौरवशाली और इतनी ही फेमस होती हैं जितने कि वार के जो फील्ड होता है उसमें जीती गई जो हमारी जंग होती है। उनका मतलब था, मतलब शांति के माध्यम से प्राप्त की सफलता, ये नहीं कि अशांति में जाके हज़ारों मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। गौरवशाली एकदम प्रसिद्ध होती है कि जो हम शांति से जीतते हैं, ठीक है।
लड़के हम किसी पे जीतेंगे वो नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं शांति से अगर जीतते हैं। क्योंकि मिल्टन का मानना था कि जब भी हम कोई वार जीतते हैं उस जीतने के बाद जो कंट्री होती है उस कंट्री में जो शासन और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती और उपलब्धि है। बहुत ही हार्ड है किसी भी जीत के बाद उस कंट्री में उस धर्म को और उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो ये क्रोमवेल के लिए इन्होंने लिखी थी 1652 में। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए। जॉन ड्राइडेन सेलिब्रेटेड 1677 प्ले ऑल फॉर लव इज रिटन इन विच मेजर ड्रामेटिक मीडियम? किस ड्रामेटिक मीडियम में लिखा गया है ऑल फॉर लव 1677 में? तो देखिए 1677 में जो ये लिखा गया ऑल फॉर लव, ये दिस वाज द फेमस वर्क ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर। और विलियम शेक्सपियर ने जब एंटनी एंड क्लियोपेट्रा लिखी थी ये उसी पर आधारित है। ठीक है, जॉन ड्राइडेन का ये जो प्ले है लव ऑल फॉर लव, इट वाज बोलते ना उसी पर आधारित है। ठीक है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा विलियम शेक्सपियर के। ठीक है, और आमतौर पर इन्होंने इसमें हेरोइक कपलेट का उपयोग करने वाले थे। ठीक है, और लेकिन ब्लैंक वर्स में उन्होंने लिखते समय जानबूझकर अपनी जो ओल्ड स्टाइल थी उसको छोड़ा और ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। हेरोइक कपलेट यूज़ करने वाले थे बट उन्होंने नहीं किया। इट वॉज इन ब्लैंक वर्स। इट्स नॉट, आंसर इज़ नॉट हेरोइक कपलेट, इट्स आंसर इज़ ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखा। ठीक है, एम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, उन्होंने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर की स्टाइल थी जिसको वो फॉलो करना चाहते थे, उनका मानना था कि जो ट्रेजेडीज़ हैं उन ट्रेजेडीज़ के लिए हमेशा ब्लैंक वर्स बहुत ही नेचुरल लगता है। तो इसलिए उन्होंने हेरोइक कपलेट से हटकर उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। ठीक है, तो ऑल फॉर इज लव इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स ड्रामेटिक मीडियम। आंसर इज बी। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या आपको अच्छा लगा। तो उससे ना मुझे और मोटिवेशन मिलेगी करने के लिए, क्योंकि आपने मेरा भी शॉर्ट देखा ही होगा कितना ही काम हो जाता है मेरे पास ना। और रात में मुझे इतना टाइम लग जाता है ना इन वीडियोस के लिए, आपके लिए मैं बैठती हूँ जब मुझे लगता है कि मैंने आज जो पढ़ा है वो मैं आप लोगों के साथ डिलीवर कर दूँ, शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों के भी वो नॉलेज पास ऑन हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने कर लिया और किसी को ना मिले। जो ट्री अपने सारे फ्रूट और लोगों में बांटता है, अपने ज्ञान को बांटता है, वो हमेशा बढ़ता है, कम कभी नहीं होता है। जैसे हमारे पास तो कुछ ऐसा ज्ञान है नहीं, कितने बड़े बड़े ज्ञानी पढ़े हैं, वी आर नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16। इन द सेलिब्रेटेड क्रिटिकल डायलॉग एंड एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी द स्पीकर क्राइड्स डिफेंड विच ग्रुप? जो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है इसमें जो क्राइड्स है डिफाइंड विच ग्रुप, किस ग्रुप को डिफाइन कर रहा है? पहली बात तो ये किसकी रचना है, पहले आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि किसकी रचना है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और तो आंसर इज द क्लासिकल एंशियंट्स। तो क्राइड्स आर्ग्यूज ऑन बिहाफ ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन ड्रामा, एम्फेसाइजेज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू यूनिटीज़। ठीक है, तो इसमें जो मेन इसका रचयिता है इस इनकी जिनकी ये रचना है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आपको आंसर करना है कमेंट में। ओके, फिर मैं आप लोगों को करेक्ट करूँगी, अगर किसी ने करेक्ट आंसर दिया उसका कमेंट पिन कर दूँगी। सो मुझे आंसर ज़रूर देना, आई विल वेट फॉर योर आंसर। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स इनके निबंध में, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसलिए बोला जो राइटर है मैंने उनका नाम लिया है, उनके ऐसे इस में ना हमेशा 4 कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, क्राइड्स, यूजीनियस, लिसिडियस एंड नेंडर के बीच एक डिस्कशन दिखाया गया है, जो कि जो हमारा प्ले होते हैं ना उनकी आर्ट पर चर्चा की है उन्होंने, कला पर उनकी। ठीक है, जो क्राइड्स है इस संवाद में प्राचीन ग्रीक और रोमन लेखों एंशियंट का पक्ष लेते हैं, और उनका मानना है कि जो प्राचीन लेखों ने, मतलब जो पुराने राइटर्स ने जो प्ले के जो नियम बताए हैं, जैसे समय, उनका प्लेस है ना, टाइम और कार्य की 3 यूनिटीज़ भी बताई हैं उन्होंने, वो सर्वश्रेष्ठ थे
और वो रीज़न भी देते हैं कि जो मॉडर्न राइटर्स हैं ना, वो उन नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राचीन काल में पहले ही पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। उनका मानना ये था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको देखो, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो आप ना शॉर्ट में पढ़ नहीं सकते, और पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, बस आप रट के चले जाओगे और उसका फिर कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप जो यहाँ पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ो ना, उसके साइड में जो क्वेश्चन होता है ना उसके पूरा डीपली उसके, अभी तो खैर टाइम नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट लगता है ना उसके अंदर पढ़ के आप सोच लिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड जॉन ड्राइडेन कंपोज टू मार्क द पॉलिटिकल कोरोनेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। ठीक है, तो ये बता रहे हैं जो चार्ल्स किंग है सेकेंड, ठीक है, कौन सी पोएम है जो जॉन ड्राइडेन ने कंपोज की थी उनके पॉलिटिकल कोरोनेशन के लिए, मतलब राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में लिखी थी। तो दैट वाज, बताइए कौन सी है, एस्ट्रिया रिडक्स। ठीक है, आंसर इज ए। Published in 1660, the title signifies the return of justice alongside the restoration of the Stuart monarchy. जॉन ड्राइडेन ने ये कविता 1660 में, जॉन ड्राइडेन ने ये कविता 1660 में लिखी थी। ये वो टाइम था जब इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था। राजा जो हमारा किंग चार्ल्स सेकेंड लॉर्ड का उस पर थ्रोन पे बैठे थे। ठीक है, इसका जो मेन टाइटल है एस्ट्रा रिडक्स, उसका अर्थ है मतलब न्याय की देवी की वापसी। ठीक है, ड्राइडेन ने जो चार्ल्स सेकंड के शासन की तुलना एक स्वर्ण युग गोल्डन एज से की वापसी से की है। ठीक है, और ये जॉन ड्राइडेन के जो कैरियर की बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ था इसमें, और उनको उस टाइम बहुत ही प्रमुख कवि, दरबारी कवि के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, इस रचना के बाद जो इन्होंने ये रचना की एस्ट्रा रिडक्स, इसके बाद इनको मुख्य दरबारी के रूप में वहाँ पर चार्ल्स सेकंड ने इनको नियुक्त कर दिया था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच हाईली सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्टिव पोएम क्लोजेज द फर्स्ट 1798 एडिशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का एक पूरा पोएम्स का कलेक्शन आया था, लिरिकल बैलेट्स। यू नो दैट कि उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि एस.डी. कॉलरिज की पोएम थी, शुरुआत इससे होती है, और क्लोजिंग किससे होती है, लाइन रिटेन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। तो आंसर इज बी, कॉलरिज एंशिएंट मैरिनर ओपन्स द हिस्टोरिकल वॉल्यूम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे फॉर्म इट्स मैजेस्टिक कंक्लूजन। ठीक है, शुरुआत होती है राइम मैरिनर, ठीक है, एस.डी. कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और उनकी क्लोजिंग होती है टिंटन एबे से। ठीक है, आप लोगों को ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, और यहीं से इसी डेट से रोमांटिक गेज की शुरुआत भी हो जाती है। ठीक है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोइम्स था, टिंटन लिरिकल बैलेट, सॉरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी इज फिलोसॉफिकली स्ट्रक्चर्ड अराउंड विच प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट पर है ये ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे मुझे। तो करेक्ट आंसर इज ए, द पोएम रिलीज ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन बर्थ इज अ फॉरगेटिंग ऑफ अ प्रायर सब्लाइम डिवाइन एग्जिस्टेंस इन हेवन। ठीक है, देखिए इसमें प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेटो का कौन सा सिद्धांत है। तो देखिए प्लेटो का एक दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार जो सोल है ना वो अमर है। ठीक है, एटर्नल, सोल इज एटर्नल, एंड जन्म लेने से पहले वह एक दिव्य संसार में रहती थी जहाँ उसे पूर्ण ज्ञान था। जन्म के समय मनुष्यों से उस ज्ञान को भूल जाता है। ठीक है, जिसे हम सीखना कहते हैं। ये मैं आपको प्लेटो की जो थ्योरी है वो बता रही हूँ। वास्तव में जब हम उस आत्मा को, पुराने दिव्य ज्ञान को पुनः रिकलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये लाइन मैं आपको एक लाइन बता रही हूँ, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। हमारा जन्म केवल एक नींद और स्मृति है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस पोएम में इस विचार को व्यक्त भी किया है। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसका वो डायरेक्ट डिवाइन सोल मतलब भगवान के पास से सीधे यहाँ आता है, इसलिए उसे बचपन में प्रकृति की हर चीज़ में एक देवीय चमक, स्वर्गीय प्रकाश दिखाई देता है, हर चीज़ में। मतलब उनके अनुसार, वर्ड्सवर्थ के अनुसार, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, वो इस संसारिक दुनिया में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसकी वो जो दिव्य दृष्टि होती है ना, जो उसे मिली होती है भगवान से, वो धुंधली पड़ने लगती है। तो ये जो पूरी पोएम है उस बचपन की यादें और उस पिछले
भगवान का जो डिवाइन जो उसको पावर मिली होती है उसका प्रमाण है। और इस कविता का दार्शनिक आधार प्लेटो का जो प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट है ना, उसकी फिलोसफी पर बेस्ड है। देखिए ऐसा होता है ना, बचपन में कुछ बच्चा कोई नहीं, मोस्टली बच्चे बोलते हैं ना भगवान करो। अब उनको बिगाड़ कौन देता है? पेरेंट्स, या तो उनको कुछ चालाकियाँ सिखा के, या उनका कुछ माहौल ऐसा होता है कि वो चीज़ें देख देख के सीख जाते हैं अपने आप ही, और बड़े होते होते वो उनकी जो मासूमियत, जो इनोसेंस होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का यही मानना है यहाँ पर, और प्लेटोनिक थ्योरी जो उनके कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इन्होंने माने हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी वो जो सबलाइम डिवाइन जो एग्जिस्टेंस होता है वो सारा प्योरिटी उनकी धीरे धीरे चली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ स्टेट्स दैट द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर शुड बी चूजन फ्रॉम। लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर शुड बी चूजन फ्रॉम कहाँ से लेना चाहिए। तो इट्स आंसर इज ए हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। उन्होंने मोस्टली अपने सारे वर्क में रस्टिक रूरल एरिया से ही अपने सारे सीन्स लिए हैं, और उनका मानना था कि जो रस्टिक लाइफ होती है वो प्योर होती है, इमोशनल होती है, और हर चीज़ में ना ऑनेस्ट होते हैं, स्पोकन इन सिंपल और ऑर्गेनिक लैंग्वेज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर फॉर। अभी थोड़ा सा हम स्पीड लेंगे क्योंकि मेरा काफ़ी मुझे लग रहा है टाइम में ज़्यादा ले जा रही हूँ एक्सप्लेन करने में। चलिए तो जल्दी आगे बढ़ते हैं, अब तो ग्रामर का पोर्शन भी आएगा इसमें। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर फॉर द प्रोफेसर इज एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स लिटरेरी थ्योरी। इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए सबसे पहले। तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा कॉम्प्लेक्स लिटरेरी थ्योरी। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा आप उसमें क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो थोड़ा सा हम इज बीइंग लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आप कॉम्प्लेक्स लिटरेरी थ्योरी इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन बाय से आप ज्वाइन करिए इसको, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए बाय द प्रोफेसर। तो आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी व्हाई डिड यू स्किप यस्टरडेज मॉक टेस्ट। उसने मुझसे पूछा, तो शी आस्क्ड मी हो जाएगा, आस्क लग जाता है, आस्क्ड मी वाई के बाद आप डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइए। आई का उसने मुझसे पूछा, मतलब वो अपनी बात कर रही है। वाई डिड यू का आई हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी वाई आई। इसको नॉर्मल सेंटेंस में हम चेंज कर देते हैं, वाई तो लगेगा बट उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब नहीं आएगी। तो वाई आई डिड का हेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ये रूल्स है, कुछ रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने रूल्स पढ़ लिए तो यू विल सॉल्व एंड यू विल डू ऑल द सेंटेंसेज वेरी इजीली। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्किप द प्रीवियस डेज मॉक टेस्ट। और यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, टुमारो का होता है द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, या द नेक्स्ट डे, और दिस का दैट हो जाता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं, वो आपको रूल्स थोड़ा सा देखने पड़ेंगे, देन यू विल यू कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द रूल्स। ठीक है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 23। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल द ब्लैंक्स नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी यस्टरडे। तो जहाँ नाइदर नॉर लग जाए ना, वहाँ हमेशा जो हमारी वर्ब होती है ना, वर्ब, ठीक है, उसके क्लोज में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे द स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर ये स्टूडेंट्स नहीं होता, स्टूडेंट होता तो आपके वाज लगता, बट ये स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यू विल पुट वर हियर। ओके, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, वर लगाओगे। तो नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी यस्टरडे, आंसर इज बी। Now question number 24. Spot the error in the following sentence. Many students have failed to clear the competitive exam. No error. इसमें error किस पार्ट में है? तो देखिए, many a student क्या होता है, आपका सिंगुलर माना जाता है। इसे सिंगुलर नाउन, इट्स नॉट अ प्लूरल। भले ही many आ बोल रहे हैं बट इट्स अ सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म जो इसमें आएगी ना, हैव फेल्ड लगा दिया इन्होंने, हैव फेल्ड नहीं आएगा। मैनी अ स्टूडेंट क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो आंसर इज बी। इसका बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 25. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द पोइट वाज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हिज क्रिएटिव वर्ड। तो देखिए, फिक्स प्रीपोजिशन है, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ मेरे लॉन्ग वीडियोज़ में, और कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती ही है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। नो इफ नो बट, ओनली जट, ठीक है, जो फिक्स प्रीपोजिशन है वही आएगी, नो इफ नो बट। ओके, सो यू विल पुट इन हियर
इन लगाएंगे यहाँ पर. सो द पोइट वॉज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज क्रिएटिव वर्ड. वो अपने ही वर्ड में, मेंटल एंगेजमेंट में, इसलिए हमने इन यूज़ किया. सो क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम हिज रिटायरमेंट स्पीच सर्व टू क्लियर द एयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस अंडरलाइंड ईडियम? क्लियर द एयर, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है आंसर बी, टू रिमूव डाउट्स एंड टेंशन. रिटायरमेंट हो रहा है तो इसलिए वो रिजॉल्व कर रहा है हिडन ग्रीवियंसेस को, हिडन ऑपरेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, इसलिए उसने बोला क्लियर द एयर. ओके, आंसर इज बी. सो क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द ऑप्शन डेट. अगर मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रही हूँ स्पीड में तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को स्लो करके देख लेना. मेरे को लगता है मैंने शुरू के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों को एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में आ गई. बिकॉज इट्स 11:30 और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को 10:30 पे वीडियो अपलोड करूँगी. सो सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट इट्स नॉट माई फॉल्ट. घर के काम करते करते थोड़ा सा हो जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्ज़ाम. अपनी हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो फेल हो गया. तो इसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, नॉट इन अ सिंपल सेंटेंस बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो आंसर इज बी. ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, भले ही उसने वर्क हार्ड किया, ही फेल्ड द एग्ज़ाम. आंसर इज बी. बिकॉज ऑल्दो इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन फॉर्मिंग अ ग्रामेटिकली साउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसलिए यहाँ पे ऑल्दो है, इस वजह से दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करता है सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड इम्फेमरल. ओ माई गॉड, दिस मैंने ये वर्ड आपको अभी अपने शॉर्ट में समझाया है, जो टेम्प्ररी होता है इसका मतलब. ठीक है, बट यहाँ पे एंटोनिम में डाला था ना, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता है, बट मैंने डाला था. उसका मतलब होता है टेम्प्ररी. ठीक है, कुछ फॉर अ मोमेंट, आप फॉर अ मोमेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, तो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आप बोल सकते हो. ठीक है, तो पहला वर्ड हम देखते हैं. हमारा पहला वर्ड है ट्रांजिटरी. ट्रांजिटरी मतलब नॉट परमानेंट. ट्रांजिटरी भी आपका मतलब लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये भी वही इम्फेमरल हो गया, है ना. फ्राइल का देख लेते हैं. फ्राइल आपका है वीक, डेलिकेट. ठीक है, और एथेरियल हो गया आपका एक्सट्रीमली डेलिकेट, ये भी वही है. एंड लाइट हेवनली. ओके, बट जो एटर्नल है उसका मतलब है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर. बोलते हैं ना, ही इज़ एटर्नल, उसको कोई नहीं मार सकता. तो इफेमरल का जो एंटोनिम होगा वो होगा, आंसर इज बी. इफेमरल मीन्स शॉर्ट लिव, ट्रांसिएंट, एंड इट एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एटर्नल, एवरलास्टिंग. ओके, आंसर इज. सो क्वेश्चन नंबर 29, fill in the blanks, correct conditional verb sequence. If John Milton fill in the blanks earlier, he would have completed his remaining prose tract. तो देखिए ये आपकी क्लॉज कंडीशनल वाली क्लॉज हैं, और इनकी 3 कंडीशंस होती हैं. 0 कंडीशन, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन. ठीक है, 0 कंडीशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, उसमें जनरल ट्रूथ होता है, जैसे आप आग में हाथ लगाओगे तो जलोगे. जो आपका नंबर 1 कंडीशन क्लॉज होता है उसमें आपका ये होता है कि आप, इसके 3 कंडीशनल क्लॉज होते हैं. मैं आपको शॉर्ट में ना एग्ज़ाम के बाद धीरे धीरे मैं सारी ग्रामर का और सारे लिटरेरी वर्क का ना मैं धीरे धीरे शॉर्ट में नहीं, अब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, और जिसे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. तो इतना टाइम यहाँ नहीं ले पाएंगे. तो ये बेस्ड है 3 कंडीशनल क्लॉज पे, लास्ट वाले में, जिसके हिसाब से अगर आपका जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें पास्ट परफेक्ट है मान लीजिए, है ना. जब मेन क्लॉज में आपके वुड हैव लगा हुआ है, इसमें सेकंड वाले में ही मेन क्लॉज है ये, ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज रिमेनिंग प्रोज ट्रैक्ट. वुड हैव अगर आपका आ गया तो पहले सेंटेंस में भी आपका पास्ट परफेक्ट लग जाएगा, हैड स्टार्टेड आएगा. ओके, आंसर इज सी. इफ जॉन मिल्टन हैड स्टार्टेड अर्लियर, ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज रिमेनिंग प्रोज ट्रैक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो. करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको ढूंढने हैं. तो इसमें सुपरिटेंडेंट अगर आपके आ जाए तो याद रखना, तीनों जगह ही इसमें ई है, ए कहीं भी नहीं है. सुपर में भी ई है, टेन में भी, और टेंट में भी. सुपरिटेंडेंट. ठीक है, आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. द सॉलिटरी रीपर sang अ मेलोडियस सॉन्ग. मेलोडियस, व्हाट इज मेलोडियस हियर? बहुत ही ईजी है. देखिए सॉन्ग क्या है हमारा,
बताइए, सॉन्ग हमारा नाउन है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन को नाउन के बारे में और बहुत कुछ बताए, तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो मेलोडियस इज एडजेक्टिव, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अब हमको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। क्या है सेंटेंस? वर्ड्सवर्थ इज ऑलवेज मैचिंग हिज थीम्स विद नेचर। देखिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओगे तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि सेंटेंस बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। नो, आप हम उसको बस अफर्मेटिव से नेगेटिव करेंगे, बट उसका मीनिंग वही रहेगा। समझ रहे हो आप? जैसे वर्ड्सवर्थ इज नेवर मैचिंग हिज थीम्स विद नेचर, ये तो बिल्कुल ही मतलब बदल गया, है ना। वो बोल रहा है मैचिंग ही नहीं होती उनकी थीम की नेचर की, ठीक है, ये तो नहीं है, रॉन्ग हो गया। वर्ड्सवर्थ नेवर फेल्स टू मैच हिज थीम्स विद नेचर, वर्ड्सवर्थ मैचेस हिज थीम्स विद नेचर समटाइम्स, कभी कभी कर लेते हैं, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट वर्ड्सवर्थ, ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज बी, वर्ड्सवर्थ नेवर फेल्स टू मैच हिज थीम्स विद नेचर। ओके, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द लिटरेरी वोकैबुलरी वर्ड मैग्नम ओपस। ये आपने मैग्नम ओपस अपने लिटरेचर में कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा। इसका मीनिंग होता है राइटर्स की ग्रेटेस्ट सिंगल मास्टरपीस, ठीक है। ऑप्शन सी, मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्टिक अचीवमेंट, उसको बोलते हैं मैग्नम ओपस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, fill in the blanks with the appropriate article. He is fill in the blanks university professor who specializes in restoration dramas. तो देखिए, आर्टिकल्स के आपके रूल सबको पता होंगे। ये यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, भले ही AEIOU वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, बट इस जो लेटर का साउंड होता है वो यू होता है, ठीक है, यू। इट्स नॉट साउंडिंग लाइक अ वॉवल, ठीक है। तो यू से यू साउंड हो रहा है, पर कॉन्सोनेंट वॉवल का साउंड आ रहा है, वॉवल का, ठीक है, इसीलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे, ठीक है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 35, अनलेस यू डू नॉट स्टडी द क्रिटिकल नोट्स यू कैन नॉट स्कोर हाई मार्क्स, नो एरर। इसमें स्पॉट द एरर करना है। देखिए, आपको एक बात बता दूँ, अनलेस जो क्या है ना, वो अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग है, तो हम उसके साथ कभी भी डू नॉट नहीं लगाएंगे, कोई भी नॉट वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी आपका नेगेटिव मीनिंग है। वी विल नॉट ऐड एनीथिंग टू इट, डू नॉट, और we will not create any ungrammatical double negative sentence. Okay, so it is wrong. Answer is option A. Question number 36, complete the sentence with the correct conjunction choice. Scarcely had the speaker started his presentation, fill in the blanks, the project light went off. देखिए, जहाँ भी आपके सेंटेंस में स्कार्सली, हार्डली ये वर्ड से शुरुआत होना, तो आप हमेशा वैन, कौन सी कंजक्शन से वर्ड जोड़ेंगे? आप जोड़ेंगे वैन, को रिलेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे वैन। ओके, देन नहीं लगाएंगे, वैन लगाएंगे। सो द स्पीकर स्टार्टेड हिज प्रेजेंटेशन वैन द प्रोजेक्ट लाइट वेंट ऑफ। ओके, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस कन्वर्जन फॉर द एक्सक्लेमेशन हाउ ब्यूटीफुल इज द लैंडस्केप इन टिंटिन एबे। आप ये पूछ रहे हैं, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बनाइए, नॉर्मल, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो देखते कौन सा होगा। ऑप्शन ए, द लैंडस्केप इन टिंटिन एबे इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फ्रेज अ पर्सन हु राइट्स एन अकाउंट ऑफ हिज ओन लाइफ। चूज द अल्टरनेटिव। अपनी लाइफ पर जब कोई कुछ लिखता है तो वो होती है हमारी ऑटोबायोग्राफी। राइटिंग वंस ओन लाइफ अकाउंट इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने लिए, ठीक है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 39, fill in the blanks with the correct phrase verb. The publication of the test series was due to sorting technical errors. तो आप क्या लगाओगे इसमें? कौन सा फ्रेज वर्ब लगाओगे? तो आप इसमें लगाओगे हेल्ड अप। हेल्ड अप मीन्स मतलब किसी भी चीज़ को डिले कर देना, किसी ऑब्स्टिकल या किसी भी चीज़ की वजह से, ठीक है। हेल्ड अप, सीरीज वॉज हेल्ड अप ड्यू टू सॉर्टिंग टेक्निकल एरर्स। ओके, आंसर इज सी। Question number 40, what is the grammatical nature of the underlined phrase? To write poetry requires immense emotional concentration. देखिए, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना रह गया, तो ये पूछ रहे टू राइट के बारे में। तो क्या नेचर है, कौन सा ग्रामेटिकल नेचर है इसमें? तो ये देखिए, जहाँ पर टू लगे, इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू राइट से स्टार्ट हो रहा है ना। टू राइट फंक्शन एज एन इन्फिनेटिव फ्रेज ऑपरेटिंग एज अ डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंस। आंसर इज बी। Question number 41, identify the sentence with the correct punctuation alignment
आपको करेक्ट पंक्चुएशन अलाइनमेंट देखना है, तो आंसर इज बी, वेयर आर यू गोइंग। इन्वर्टेड कॉमा से बंद होगा दोनों और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन है, एंड आस्क द टीचर। ठीक है, चलो बी। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द प्लूरल वर्ड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया की प्लूरल वर्ब ये पूछ रहे हैं, सॉरी करेक्ट सिंगुलर फॉर्म पूछ रही हैं, ये तो प्लूरल है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली सीरीज़ में बताया था, जो क्राइटेरियन है वो ओरिजिनल सिंगुलर ग्रीक लर्न वर्ड है। क्राइटेरिया इज इट्स लेजिटिमेट प्लूरल फॉर्म, तो आंसर इज बी, क्राइटेरियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, fill in the blanks with the correct relative pronoun. The author fill in the blanks you were criticizing in class is a highly respected poet laureate. तो इसमें हमको लगाना पड़ेगा, जब भी हमें इसमें लगाना पड़ेगा whom, तो आंसर इज बी, whom is required here as it acts as a direct grammatical object. ठीक है, रिलेटिव क्लॉज का वो काम करेगा यहाँ पे। कौन सा ऑथर? अच्छा, whom you were, जिसको तुम क्रिटिसाइज कर रहे थे क्लास में। ठीक है, Question 44, select the correct meaning of the underlined phrasal verb the two scholars decided to make up after their prolonged critical dispute. Makeup means यहाँ पर वैसा वाला मेकअप नहीं है लड़कियों वाला। इस मेकअप फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू बिकम फ्रेंडली अगेन, दोबारा से पैचअप कर लेना। ठीक है, फाइटिंग हो गई दो दोस्तों में, दोबारा कल फिर पैचअप हो गया, लाइक दिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45, स्पॉट द सब्जेक्ट वर्ब मिसमैच एरर। आपको स्पॉट करना है मिसमैच एरर कौन सा है, किस पार्ट में है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज फ्रेश रिवीजन मैनुअल्स हैव राइजन सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट ईयर, नो एरर। तो देखिए, जो कॉस्ट है ना आपका, द एक्चुअल कोर्स सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नाउन है, ये नाउन है सिंगुलर, कॉस्ट, द कॉस्ट। तो इसलिए आपका जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, मतलब हैव राइजन नहीं आएगा। तो योर पार्ट बी इज मिसमैच एरर। ओके, योर पार्ट B has mismatch error in this sentence. Okay, question number 46, convert the sentence into a simple sentence. Simple sentence बनाना है अभी हमको। He completed his graduation and then he joined a teaching academy. तो ऑप्शन ए, having completed से शुरू कर दिया हमने, सिंपल बना दिया, using a perfect participle phrase. Having completed his graduation, he joined a teaching academy. Okay. Question number 47, fill in the blanks with correct tense format. By the end of this month, the students, इस मंथ के एंड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है का लेआउट है, तो इसमें हम लगाएंगे will have solved all 50 questions of this test paper. ठीक है, by the end मतलब इस साल के अंत तक कर लेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेआउट है, इसलिए will have solved आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव डिग्रीज कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन डिग्री आप मुझे बताइए। देखिए, शेक्सपियर इज़ ग्रेटर, जब आप वर्ब में ER लगा रहे हो ना, तो आपका मोर, मोस्ट तो आपका सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, तो मोर नहीं लगाओगे आप, सबसे पहली बात। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, शेक्सपियर इज़ ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ओके, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द एक्सप्रेशन एड infinitum मीन इन लिटरेरी क्रिटिकल स्टडीज़। लिटरेरी क्रिटिकल स्टडीज़ में मोस्टली ये वर्ड ऐसे एक्सप्रेशन आ जाता है, एड इन्फिनिटम। क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है विदाउट एंड और लिमिट। दिस लैटिन फ्रेज एड इन्फिनिटम एक्सप्लिसिटली मीन्स गोइंग ऑन फॉर एवर और कंटिन्यूइंग विदाउट एनी लिमिट, इसकी कोई लिमिट ही ना हो। वैसे आजकल 4G जैसे अनलिमिटेड मिल जाता है हम लोग को डेटा, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, choose the correctly transformed passive sentence for who wrote this legendary political satire. पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, who wrote this legendary political satire. तो जहाँ जो क्वेश्चन सेंटेंस who से शुरू होते हैं उनको हमेशा हम by whom कर देते हैं, ये हमेशा याद रखना आप। और जब by whom करोगे ना, तो you will put auxiliary verb first then the subject. Okay, तो you will write like this, who by whom was पहले आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले रख देते हैं बाय हुम वाले सेंटेंसेज में। तो बाय हुम वाज दिस लीजेंडरी पॉलिटिकल सटायर रिटेन। ठीक है, चलिए आंसर इज बी। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिए। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट सीरीज़ 4। तो मिलती हूँ कल आपसे वॉल्ट विटमैन के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा सी वर्क पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर आंसर करना। मैंने जो आपसे क्वेश्चन राइटर पूछे हैं कि उनकी रचना क्या है, उसका आंसर ज़रूर करना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। और मेरे इस हार्ड वर्क के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मुझे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।